गुड आफ्टरनून क्लास। एमएसएन की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोमा। ठीक है, एक आई डिसऑर्डर है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। डिजीज़ पे चलने से पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा जो कि डिजीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ट्रेविकुलर मैशवर्क। ठीक है, कि ट्रेविकुलर मैशवर्क क्या होता है। आप लोग एक चीज़ समझिए, जब हमने आई रिलेटेड स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड है जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। उसका मेन फंक्शन क्या है कि लेंस को क्लियर करते रहना और आई सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, जब वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा और लेंस को क्लियर करेगा तो पूरे चांसेस हैं कि वो फ्लूइड में वेस्ट मटेरियल भी इकट्ठा होगा। अब अगर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा एक ही जगह पे बना रहेगा तो कोई ना कोई डिजीज़ होगी। तो क्या होना चाहिए कि वो वेस्ट प्रोडक्ट जो फ्लूइड में है उसका कंटिन्यूसली एक्सचेंज होता रहना चाहिए। ठीक है, जब वो फ्लूइड जो वेस्ट फ्लूइड है वो रिप्लेस हो जाएगा जो नया फ्लूइड बना है उससे, तो कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। उस फ्लूइड के ड्रेनेज को कौन कराता है? ट्रेविकुलर मैशवर्क। ठीक है, उस फ्लूइड को रिमूव कौन करवाता है? ट्रेविकुलर मैशवर्क। ट्रेविकुलर मैशवर्क के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आप थोड़ा याद रखिएगा। एक होता है एंगल। ठीक है, एक जगह होती है, उस जगह का नाम है एंगल। वो कहाँ पाया जाता है? कॉर्निया और आइरिस के बिल्कुल बीच में। ठीक है, कॉर्निया और आइरिस के बिल्कुल। अब देखिए आप इस आई में यहाँ पर एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है। ठीक है, और कॉर्निया और आइरिस के जो सबसे अपर पार्ट है वहाँ पर एक एंगल पाया जाता है। ठीक है, उस एंगल से फ्लूइड होते हुए एक जगह पे इकट्ठा होता जाके उस जगह को बोलते हैं ड्रेनेज कैनाल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्रेनेज कैनाल। वहाँ पर ये फ्लूइड इकट्ठा हो रहता है और उसी का दूसरा नाम है श्लेम कैनाल। ठीक है, क्या नाम है? श्लेम कैनाल। ये कुछ चीज़ें थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कौन करता है? सिलेरी बॉडीज़। ठीक है, जो सिलेरी बॉडीज़ हैं वहाँ पर सेल्स पाई जाती हैं, वो सेल्स इस एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करती हैं और ट्रेविकुलर मैशवर्क इस फ्लूइड को, जो वेस्ट फ्लूइड है, उसके ड्रेनेज में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ग्लूकोमा क्या होता है देखिए। इट इज़ कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर डिसऑर्डर। ठीक है, ये कई सारे ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है। ठीक है, इसमें कई सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। मेनली इसके अंदर हम क्या चीज़ें देखेंगे कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और विजन लॉस हो सकता है। ठीक, ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कई सारे डिसऑर्डर्स इकट्ठे आते हैं। उसमें मेन क्या है? इंक्रीज्ड ऑक्यूलर प्रेशर देखने को मिलेगा हमें, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी और विजन लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें तो ये ऑक्यूलर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? ठीक, क्योंकि जो फ्लूइड बन रहा था, ठीक है, जो फ्लूइड बन रहा था वो फ्लूइड का ड्रेनेज नहीं हो पा रहा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रेविकुलर मैशवर्क जो है इस फ्लूइड का ड्रेनेज कराता है, तो वो फ्लूइड जो है वो ड्रेनेज उसका नहीं हो पा रहा। ड्रेनेज ना होने की वजह से क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो आई बॉल में इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, जब वो एक जगह पे एक्यूमुलेट होता रहेगा तो प्रेशर आई बॉल के अंदर बढ़ेगा। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं आई बॉल के अंदर? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, मेनली नॉर्मल प्रेशर रहता है आपका 20 to 24 mmHg। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो कोई ना कोई डिजीज़ कंडीशन कॉज करता है। ठीक है, अब इंक्रीज ऑक्यूलर प्रेशर हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है आई बॉल के अंदर, उससे क्या होगा कि जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व है जो मैसेज सेंड कर रही है ब्रेन तक, उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाएगी।
आई बॉल के बढ़े हुए प्रेशर की वजह से जो ऑप्टिक नर्व है उस पर भी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। अब ब्लड सप्लाई रुकेगी तो क्या हो सकता है, नर्व डैमेज होगी। ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाएगी, और ऑप्टिक नर्व अगर एक बार डैमेज हो गई तो फिर विजन लॉस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। क्लासिफिकेशन में ग्लूकोमा दो तरीके का होता है। ठीक है, एक प्राइमरी ओपन एंगल और एक एंगल क्लोजर। ठीक है, जिसको क्लोज एंगल भी बोलते हैं। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आप समझिए कि प्राइमरी ओपन एंगल का मतलब क्या है, कि मैंने आपको बताया था एक जगह होती है एंगल कॉर्निया और आइरिस के पास। ठीक है, उसका यही फंक्शन है कि जो फ्लूइड है उसको आसानी से मूव होने देना। तो ओपन एंगल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। ओपन एंगल मतलब कि जो एंगल है वो तो खुला हुआ है, वहाँ से फ्लूइड ड्रेन कर सकता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि ड्रेनेज कैनाल जहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, श्लेमक्लाइन बोलते हैं जिसको, वो बंद हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर फ्लूइड जहाँ पर इकट्ठा होता है वो क्या हो जाती है, बंद। तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड भरता रहेगा। ठीक है, एक्यूमुलेट होता रहेगा एक ही जगह पे, उससे ग्लूकोमा की कंडीशन अराइज हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी ओपन एंगल सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। ठीक है, ये धीरे धीरे उम्र के साथ अपीयर इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं। अब वहीं हम बात करें एंगल क्लोजर। एंगल क्लोजर आप समझ ही रहे हैं कि इसके अंदर जो श्लेम कैनाल है, ड्रेनेज कैनाल है, वो खुली हुई हैं, लेकिन जो एंगल है कॉर्निया और आइरिस के बीच में वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। ठीक है, उस ब्लॉकेज की वजह से जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है वो हो रहा है। और इसमें क्या देखने को मिलता है हमें कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उम्र के साथ हो। ठीक है, ये सडन अटैक होता है इसका, अचानक से एंगल जो है वो क्लोज हो जाता है और ये डिजीज कॉज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। कॉजेज क्या हैं आप देखिए। कॉजेज, हाइपरटेंशन हो सकता है, अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है इसकी वजह से। ठीक, हाइपरटेंशन की वजह से पहले से ही जो है ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर से आई बॉल में और प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है, ऑप्टिक नर्व बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी। सीवीएस डिजीज, ठीक है, कोई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, वही हाइपरटेंशन है या कोई और डिजीज। डायबिटीज़ की वजह से, आपने एक नाम सुना होगा डायबिटिक रेटिनोपैथी, उस डिजीज़ की वजह से भी ग्लूकोमा कॉज होता है। और ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी से भी डिजीज़ कॉज होती है। ओबेसिटी से आई बॉल पे प्रेशर पड़ता है जिस वजह से ग्लूकोमा की कंडीशन अराइज हो सकती है। इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है, अगर इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर किसी भी वजह से हो सकता है, उस वजह से भी ग्लूकोमा की कंडीशन आ सकती है। कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ट्यूमर फॉर्मेशन होगा तो फ्लूइड के लिए जगह नहीं बचेगी, इसके लिए इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा। आई बॉल में कोई भी ट्रॉमा या इंजरी होना, ठीक है। और क्या देखने को मिला, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इट इज़ ऑल्सो वन आई डिसऑर्डर, इसको हम आगे पढ़ेंगे। एडिमा, ठीक है, एडिमा मतलब फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए अगर और ज़्यादा फ्लूइड कलेक्शन होगा तो जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ेगा। और फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, ग्लूकोमा जेनेटिकली भी कॉज होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हमें क्या देखने को मिलेगा। मेनली अगर हमने जैसे ओपन एंगल के बारे में बात की थी कि वो समय के साथ धीरे धीरे होता है, तो उसमें क्या होगा, सीवियर पेन हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब एंगल क्लोजर होता है उस समय सडनली ये डिजीज़ अपीयर होती है, उस समय सीवियर पेन आई में देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लड विजन होगा, ठीक से देख नहीं पाएंगे, विजन लॉस हो जाता है। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है कि जैसे पेशेंट ब्राइट लाइट में जाएगा तो उसकी आंखों के सामने रेनबो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो लाइट रेज होंगी वो अलग अलग कलर्स की दिखाई पड़ेंगी। और क्या देखने को मिलता है इसमें, नौशिया और वॉमिटिंग की कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। और क्या सिम्टम्स देखने मिलेंगे, एट्रोफी ऑफ ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो है कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही।
ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मोर देन 23 mmHg, ठीक है, 23 mmHg से ज़्यादा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हो जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, रेडनेस इन आइज, ठीक है, आंखों में रेडनेस देखने को मिलेगी, और ब्लाइंडनेस होगा उसको, ठीक है, आदमी अंधा हो जाएगा, और हेडेक होगा। ठीक, ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस किसी भी पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसको कि ग्लूकोमा की कंडीशन। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसको आप समझ लीजिए, आप डिजीज समझ जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा इसको। ठीक, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, ठीक है, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, हम बात कर चुके हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि मान के चलिए एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, ठीक है, एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है उसके फ्लो में। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो एक्वस ह्यूमर बढ़ गया है ज़्यादा, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसके फ्लो में, ठीक है, जो ट्रेविकुलर मैशवर्क है मान लीजिए उसके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है, जिसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर है उसका फ्लो नहीं हो पा रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि फ्लूइड एक ही जगह पे एक्यूमुलेट होता रहेगा, उससे क्या होगा, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिट्स ब्लड सप्लाई टू द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, ठीक है, ऑप्टिक नर्व और रेटिना के लिए जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो डेलिकेट टिश्यूज थे, आई सेल्स, डेलिकेट टिश्यू क्या होंगे, आई सेल्स, वो क्या हो जाएंगे, इस्चीमिक, उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे हम। मैनेजमेंट में आप मेनली देखिए दो तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाता है, मेडिकल और सर्जिकल, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं हम पहले, रिड्यूस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है। अगर हमें मेन एम क्या होगा हमारा कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को हम किसी तरीके से रिड्यूस कर सकें, तो उसके लिए क्या करें, हम प्रमोट कराएं एक्वस फ्लो को, ठीक है, जो एक्वस ह्यूमर है उसको, उसके फ्लो को बढ़ावा दें। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम टॉपिकल एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, ठीक है, ड्रग है टॉपिकल एपिनेफ्रिन, ठीक है। वो क्यों दी जाएगी, ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं या जो और भी चीज़ें हैं वो कैसी हो जाएं, डायलेट हो जाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा। और क्या दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, अल्फा एड्रिनर्जिक एजेंट्स दे सकते हैं, ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रेज दे सकते हैं। ये तीनों चीज़ें देते हैं कॉम्बिनेशन में, क्यों, ताकि जो एक्वस ह्यूमर बन रहा है, जो एक्सेस अमाउंट में बन रहा है, उसको रिड्यूस कराया जा सके, ठीक है स्टूडेंट्स। वो जो एक्वस ह्यूमर बन रहा है उसको रिड्यूस कराया जा सके, इसके लिए हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एड्रिनर्जिक एजेंट्स और ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। चलिए आगे चलते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे हम, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट मेनली हर एक केस में नहीं अपनाए जाते, ये तब अपनाए जाएंगे जब जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो फेल हो जाए, ठीक। तो इसके अंदर कुछ सर्जरीज हम करते हैं, इंपॉर्टेंट सर्जरीज हैं, आप इनको याद रखिएगा। सबसे पहली है लेजर ट्रेबिक्युलोप्लास्टी, ठीक है, लेजर ट्रेबिक्युलोप्लास्टी। इस सर्जिकल प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि लेज़र की मदद से, ठीक है, जो लेज़र है, लेज़र लाइट, उसकी मदद से हम जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क है, ठीक, उसको हम क्या कर देंगे, उस पर हम लेज़र से स्कार्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसकी जो सेल्स हैं उसको हम क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। उस डैमेज से क्या होगा कि जो ट्रेबिकुलर मसल्स हैं, ट्रेबिकुलर टिश्यूज़ हैं, वो कैसे हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, उनके अंदर टाइटनिंग आएगी। उस टाइटनिंग आने से क्या होगा कि जो मसल्स रिलैक्स थी और एक दूसरे से जुड़ गई थी, एक दूसरे में ब्लॉकेज कर रही थी, तो उनके टाइटनिंग से वो ब्लॉकेज खुल जाएगा, ठीक है।
और ट्रेविकुलर मैशवर्क में अगर कोई ब्लॉकेज नहीं होगा तो फ्लूइड अच्छी तरीके से मूव कर सकेगा। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेजर ट्रेविकुलोप्लास्टी। अब देखिए अगला क्या देखते हैं, ट्रेविकुलेक्टोमी। ठीक है, एक सर्जिकल प्रोसीजर और करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, ट्रेविकुलोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं हम, एक ओपनिंग बनाते हैं। ठीक है, एक ओपनिंग बनाते हैं ट्रेविकुलर मैशवर्क में ही, जिससे कि जो एक्वस ह्यूमर है वो आसानी से ड्रेनेज हो सके उसका, और जो फर्दर डैमेज होना चाहिए ऑप्टिक नर्व को, उसको किसी तरीके से रोका जा सके। ठीक है, ट्रेविकुलेक्टोमी क्या है एक बार और समझ लीजिए। ट्रेविकुलेक्टोमी मतलब कि मैशवर्क में ही एक ओपनिंग बनाएंगे। ओपनिंग से क्या होगा कि जो फ्लूइड रुक गया था, फ्लो नहीं हो पा रहा था, उसका दोबारा से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं इरिडोटोमी। ठीक है, इरिडोटोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें भी हम एक ओपनिंग ही बनाते हैं, लेकिन इस बार हम ओपनिंग किसमें बनाएंगे, आइरिस में। ठीक है, किसमें बनाते हैं, आइरिस में। ठीक है, जो आंखों का आइरिस है उसमें एक ओपनिंग बना देंगे। उस ओपनिंग से क्या होगा कि जो फ्लूइड, एक्वस फ्लूइड भरा हुआ है लेंस और कॉर्निया के बीच में, वो आसानी से मूव कर जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, वहाँ उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा या फिर रिप्लेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइक्लोडिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स। ठीक है, साइक्लोडिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स के अंदर मेनली जो क्रायोथेरेपी होती है। ठीक है, क्रायोथेरेपी आप जानते होंगे। क्रायोथेरेपी मतलब कि फ्रीजिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, जो सेल्स हैं उनको फ्रीज करा दिया जाता है जिससे कि उनकी डेथ हो जाएगी और उस जगह पे जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ों के लिए करा सकते हैं हम, ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए भी या फिर कोई नई ओपनिंग बनाने के लिए। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें कि जो फोटोकोआगुलेशन और आपका क्रायोथेरेपी दोनों हैं, इनसे क्या करेंगे हम कि जो सिलियरी बॉडीज़ हैं उनको डैमेज कर देंगे। सिलियरी बॉडी अगर डैमेज हो जाएगी तो जो एक्वस ह्यूमर है वो भी प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।